नमस्कार दोस्तों, ओनो स्टडी चैनल पर मैं अर्जुन गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो भी दोस्त अभी जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारी ये क्लास पॉलिटी की आज से शुरू होने वाली है और हम आपको ये सेगमेंट पढ़ाने वाले हैं। तो इस सेगमेंट के तहत हम जो है भारतीय संविधान पढ़ेंगे। भारतीय संविधान क्या है और इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है, और इसके अलावा जो एक जागरूक नागरिक है उसे भी इस सेगमेंट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिससे उस व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में, राजनीतिक प्रणाली के बारे में और अपने कर्तव्यों के बारे में कि उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इसका महत्व क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम वनडे एग्जाम में देखें तो इसके 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और यदि हम यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो प्री में देखें, यदि हम प्री में जो है 12 से 15 क्वेश्चन, 100 में से 12 से 15 क्वेश्चन, यानी कि 12 से 15% एक मेजर पोर्शन जो है केवल पॉलिटी से आता है। इसके बाद यदि हम यूपीएससी के जो मेंस में देखें, जो सेकंड पेपर है वो किससे संबंधित है? पॉलिटी से। किससे संबंधित है? पॉलिटी से। तो हमने देखा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस लिए इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी जो है, यूपीएससी में क्या क्या प्री में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और मेंस में कौन सा पेपर जो है इससे रिलेटेड है। अब हम देखेंगे कि जो एक जागरूक पर्सन होता है, उसे क्यों पढ़ना चाहिए। एक स्टूडेंट के अलावा जो एक जागरूक पर्सन है उसे भी इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसे इसे पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि उस देश की राजनीतिक प्रणाली कैसी है, अर्थात उस देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उस देश की सरकार कैसे चुनी जाती है, उस देश में उस व्यक्ति का स्थान क्या है, अर्थात उसके कर्तव्य क्या हैं, यदि उसके अधिकारों का हनन होता है तो उसकी गारंटी की सुनिश्चितता कौन करता है, उसके कर्तव्य क्या हैं, और राज्य जो है किस तरह लोक कल्याण की भावना से अभिभूत होकर उस सरकार को चलाता है। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद मेरा पढ़ाने का तरीका जो है मैं आपको अभी डिफाइन कर दूं। हम सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सबसे पहले जैसा कि शुरू होता है, संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट संविधान के प्रस्तावना पे आएंगे, फिर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, और इस तरह क्रम से आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जब हम संविधान खत्म होने वाला होगा तो उसके बाद हम शुरू में देखेंगे, लास्ट में सबसे, कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। और जब हम ये सब पढ़ेंगे, चैप्टर आते जाएंगे, तो चैप्टर में ही हम ये सब बताते जाएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, कौन सी विशेषता किस देश से ली गई है। तो आधा जो कवर है वो इसी से कवर हो जाएगा। तो हम जो है पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय संविधान। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम भारतीय संविधान। क्या देखेंगे? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है? सबसे पहले देखेंगे हम भारतीय संविधान। सबसे पहले देखने वाले हम संविधान क्या है। तो दरअसल भारतीय संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं? तो यदि हम संविधान की एक छोटी सी परिभाषा देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि संविधान दरअसल किसी भी देश के राजनीतिक, न्यायिक और उस देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम है। यानी कि संविधान के माध्यम से उस देश के नागरिकों की राजनीतिक प्रणाली की, न्यायिक प्रणाली की रक्षा होती है। यानी कि संविधान में
सब कुछ पहले से ही डिफाइन है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं। नागरिकों के अधिकार क्या हैं? नागरिकों के अधिकार यानी कि यदि नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक कहाँ पर जा सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि पहले से डिफाइन कर दिया गया कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सबसे पहली चीज़। यहाँ पे लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे जो सरकार होती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता द्वारा निर्वाचन होता है। और तानाशाही शासन में क्या होता है? तानाशाही शासन में क्या होता है? तानाशाही शासन में वंशानुगत शासन चलता है। वहाँ पे राजा ही सब कुछ होता है और राजा का ही नियम कानून, जो भी राजा बोलता है वही होता है। तो यहाँ पे क्या है? नागरिकों के अधिकार डिफाइन नहीं होते। यहाँ पे क्या है? नागरिकों के अधिकार डिफाइन नहीं होते। लेकिन लोकतंत्र में क्या है? नागरिकों के अधिकार डिफाइन हो गए। लोकतंत्र की एक अवशिष्ट विशेषता ये है कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार क्या होते हैं? डिफाइन होते हैं। तो हमने देखा भारतीय संविधान की विशेष, भारतीय संविधान किसे कहते हैं या संविधान किसे कहते हैं? संविधान दरअसल उस देश की राजनीतिक, न्यायिक और उस देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है। इसे बोलते हैं भारतीय संविधान। अब हम देखेंगे कि दरअसल भारतीय संविधान जो है उसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ये मैंने आपको बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जागरूक होने के नाते भी। और अब हम देखने वाले हैं जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषताएं क्या हैं। क्या है? विशेषताएं। दरअसल हम जिस किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उस चीज़ की विशेषताएं क्या हैं और वो उसे हम क्या मतलब संविधान को हम क्या कहते हैं। तो हमने देखा संविधान क्या है, अब उसका हमने इम्पोर्टेंस भी देखा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जागरूक होने के नाते भी। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान जो है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आपने सुना होगा अक्सर कि भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। पहली विशेषता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित संविधान, इसका क्या मतलब है? लिखित संविधान, इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि जो भारत का संविधान है जब 1949 में लागू हुआ था, जो भारत का संविधान है 1949 में लागू हुआ था, तब मूल रूप से उसमें 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। 8 अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भागों में बढ़ित था। यानी कि यदि हम बात करें जो विश्व का सबसे पहला संविधान था उसमें अभी तक केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने? 7 अनुच्छेद। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का था और उसमें अभी तक केवल कितने? 7 अनुच्छेद हैं। लेकिन भारत का जो संविधान है उसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। लेकिन यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है, यदि 2021 की बात करें, 2021, तो भारतीय संविधान में जो है 465 प्लस अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 25 भाग हैं। देखिए, आप ये देखिए कि भारतीय संविधान कितना व्यापक है। कहाँ 7 अनुच्छेद, कहाँ 465 प्लस अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन कौन रहा होगा कि भारतीय संविधान के इतने व्यापक होने का कारण क्या था। दरअसल किसी भी प्रभाव का एक कारण होता है। तो ये जो प्रभाव आया कि भारतीय संविधान इतना बड़ा हुआ या विस्तृत हुआ, इसका क्या कारण था, तो हम देखेंगे सबसे पहले भारतीय संविधान के व्यापक होने का, व्यापक या विस्तृत होने का कारण।
क्या था। तो सबसे पहली चीज जो है विस्तृत होने का कारण, भारतीय संविधान पर 1935 के अधिनियम का सबसे ज़्यादा असर था या सबसे ज़्यादा प्रभावित था। 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इसका भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, या हम बोल सकते हैं भारतीय संविधान जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित इसी से था, 1935 के अधिनियम से। 1935 का अधिनियम बहुत विस्तृत था, तो लाजमी है कि भारतीय संविधान भी विस्तृत होगा। इसके बाद जो दूसरा कारण था, तो दूसरे कारण को हम देखें तो भारतीय संविधान जो है राज्यों के लिए और केंद्र के लिए, राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक ही संविधान है। क्या है? एक ही संविधान है। जबकि अगर अन्य देशों की बात करें, जैसे कि अमेरिका में क्या है? राज्यों के लिए अलग संविधान है, और केंद्र के लिए अलग संविधान है। राज्य के लिए अलग संविधान है और केंद्र के लिए अलग संविधान है। तो दूसरा व्यापक होने का दूसरा बड़ा कारण ये था कि राज्य और केंद्र के लिए एक ही संविधान, राज्य और संघ के लिए एक ही। और अगर हम तीसरा कारण की बात करें कि तीसरा कारण क्या था विस्तृत होने का, तो वो था यहाँ का जो वकीलों की प्रभुत्ता। और चौथा जो कारण था वो था भारत की विविधता। ये सब जो है भारतीय संविधान के विस्तृत होने के कारण थे। इसके बाद यदि हम दूसरी विशेषता देखें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो है कि भारतीय संविधान में जो है संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है? दरअसल संसदीय शासन प्रणाली जो है इसमें क्या होता है, जो कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब संसदीय शासन प्रणाली, हमें एक अंतर और देखना चाहिए, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इन दोनों में अंतर क्या है? दरअसल अमेरिका में जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, और यदि हम देखें यूपीएससी के जो पेपर 2 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भारतीय संविधान का पढ़ते समय हमें दूसरे देशों के संविधान से भी तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में एक ही शासक होता है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में 2 शासक होते हैं, एक नाममात्र का और एक वास्तविक शासक। नाममात्र का शासक कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी शक्ति का स्रोत कौन है? ये है प्रधानमंत्री, और नाममात्र का शासक राष्ट्रपति। लेकिन इसमें एक ही होता है, वो होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। तो हमने देखा कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता ये होती है कि जो मंत्री परिषद होती है, यानी कि जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के अंग होते हैं। क्या होते हैं? विधायिका के अंग होते हैं। विधायिका के अंग मतलब जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होते हैं। जो भी मंत्री चुने जाएंगे वो इन दोनों में से किसी न किसी के सदस्य होंगे। लेकिन जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है उसमें जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के अंग नहीं होते, या कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि विधायिका के अंग हों। जैसे कि हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे या अभी जो जो बाइडेन हैं, वो किसी को भी अपनी मर्जी से किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी
लोअर हाउस या अपर हाउस का मेंबर होना जरूरी है, नहीं। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता ये है, संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता ये है कि इसका जो निचला सदन होता है, कौन सा सदन, निचला सदन, वो विघटित होता है। वो क्या होता है, एक निश्चित समय बाद विघटित होता है। तो हमने ये देखा संसदीय शासन प्रणाली, इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये हमारा चैप्टर भी है। तो अभी हम केवल इतना पढ़ते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली को भारतीय संविधान में अपनाया गया। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट विशेषता है वो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है कठोर और लचीलेपन का समन्वय है, यानी कि नम्य और अनम्य के बीच में समन्वय। अनम्य, अनम्य और नम्य, अनम्य और नम्य, इन दोनों का क्या है, समन्वय, समन्वय। इसका क्या मतलब है, दरअसल भारतीय संविधान जो है अनम्य को बोलते हैं कठोर और नम्य को बोलते हैं लचीला, कठोर और लचीलेपन का समन्वय। दरअसल कोई संविधान कठोर है या लचीला, इसका आधार या इसे हम कैसे जानेंगे कि कोई संविधान को हम किस आधार पर कठोर बोलेंगे और किस आधार पर लचीला। तो इसका एक आधार है संविधान संशोधन। क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। यदि संविधान संशोधन, अभी हम केवल इतना जानते हैं कि संविधान संशोधन जो है वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। तो हमने देखा कि संविधान संशोधन जो है यदि साधारण बहुमत द्वारा होता है, यदि संविधान में संशोधन, तो इसे बोलते हैं हम नम्य संविधान, और यदि विशेष बहुमत द्वारा होता है तो इसे बोलते हैं हम अनम्य संविधान, अनम्य। तो हमने देखा यदि साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन होता है तो नम्य संविधान, और यदि विशेष बहुमत द्वारा होता है तो अनम्य संविधान। अब ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ये भी संविधान संशोधन एक पार्ट दे रखा है, उसके तहत हम इसे पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जान लो कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। साधारण बहुमत मतलब सदन में उपस्थित, साधारण बहुमत बोलते हैं सदन में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनका ½ + 1, और जो विशेष बहुमत है उसे बोलते हैं हम कि संविधान में जो है उपस्थित लोगों का या सदस्यों का 2/3, और जो संख्या निकलेगी उसका सदन का कितना होना चाहिए, ½ + 1 होना चाहिए। ये होता है विशेष बहुमत। ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि नम्य और अनम्य संविधान कैसे बोलते हैं, ये हमने समझा। संविधान संशोधन के आधार पर बोलते हैं, संविधान संशोधन जो है साधारण बहुमत से हो रहा है तो नम्य संविधान, और विशेष बहुमत से हो रहा है तो अनम्य संविधान। इसके बाद हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट विशेषता है संसदीय शासन की, भारतीय संविधान की, वो है एकीकृत, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका क्या मतलब है, भारतीय संविधान में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब है। दरअसल एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि भारत में एकल न्यायपालिका या शक्ति का स्रोत जो है वो एकल है, यानी कि यदि संघ कोई निर्माण, संघ किसी विधि का निर्माण करता है, विधि का निर्माण करता है तो उसका क्रियान्वयन कौन करता है, संघीय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ये सब मिलकर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका के, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में
संघीय न्यायालय अलग से है, संघीय न्यायालय, और राज्य न्यायालय अलग से है, राज्य न्यायालय अलग से है। यानी कि यदि अमेरिका जो है, कोई संघ जो है, अमेरिका का जो संघ है, यदि कोई कानून नियम बनाता है तो उनका पालन केवल संघीय न्यायालय करेगा। और यदि अमेरिका में जो राज्य हैं वो यदि कोई कानून आते हैं तो उस राज्य का न्यायालय लागू करेगा। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में इसके विपरीत है। इंडिया में यदि कोई संघ कोई कानून बनाता है तो उसको ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट लागू नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी लागू करेगा, हाई कोर्ट भी करेगा और अधीनस्थ न्यायालय भी करेंगे अपने अपने स्तर पर। तो हमने देखा कि जो एकीकृत न्यायपालिका है, इसका मतलब है कि शक्ति का स्रोत जो है वो एक ही जगह से निकल रहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। तो इस तरह हम बारी बारी से विशेषताओं को देख रहे हैं। भारतीय संविधान इतना व्यापक है ना, और इसकी इतनी विशेषताएं हैं, कई देशों के संविधान से लिया गया है। कहा जाता है कि भारतीय संविधान को छानने के बाद बनाया गया है दूसरे देशों के संविधान को, और उधार का संविधान भी बोलते हैं। इसकी कई सारी आलोचनाएं भी हैं। तो हम बारी बारी से इसकी विशेषताओं को देखेंगे, फिर उसकी किस आधार पर आलोचना की जा रही है, आलोचना के जवाब में प्रत्युत्तर में क्या कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, ये सब हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट विशेषता क्या है। पहले ये और देख लेते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है। दरअसल स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका मतलब है जो न्यायपालिका है वो अपने खर्चों के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। उसके जो खर्चे हैं वो संचित निधि पर भारित हैं, और संचित निधि पर भारित होने का मतलब है कि उसके खर्चों में कटौती नहीं की जा सकती किसी के द्वारा भी। और इसके साथ ही साथ स्वतंत्र न्यायपालिका का तात्पर्य यह है कि संचित निधि पर भारित होने का मतलब एक ये भी है कि इस पर संसद में चर्चा भी नहीं की जा सकती। जो वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं न्यायाधीशों को जो वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं संचित निधि पर भारित होते हैं। क्या होते हैं? भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। और भारित होने का तात्पर्य है कि न तो संसद में बहस की जा सकती है और न ही इसमें इनके जो कार्यकाल होता है उनके मध्य में कटौती की जा सकती है। तो हमने देखा एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या तात्पर्य है। आर्टिकल 50 में भी कहा गया है, आर्टिकल 50 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कार्यपालिका जो है वो 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एक होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो हमने देखा कार्यपालिका कितने अंगों से मिलकर बनी होती है? 3 अंगों से। यदि हम नेक्स्ट विशेषता देखें तो इसकी है, नेक्स्ट विशेषता अगर हम बात करें तो वो आपातकाल का अपनाया जाना। किसका? आपातकाल, आपातकाल का अपनाया जाना। दरअसल भारतीय संविधान में आपातकाल को अपनाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल आपातकाल को अपनाए जाने की आवश्यकता के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आपातकाल के आधार क्या होते हैं, और उन आधारों के आधार पर हमें ये पता चलेगा कि किसी भी देश में आपातकालों की चर्चा किन आधारों पर की जाती है और अपनाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकालों की बात की गई है। आर्टिकल 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। आर्टिकल 356 कहता है राज्य आपातकाल के बारे में, राज्य आपातकाल, जैसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 जो है वो कहता है वित्तीय आपातकाल के बारे में। किसके बारे में? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब इसका क्या मतलब है? राष्ट्रीय आपातकाल, दरअसल जब किसी देश पर उसके लोकतंत्र पर, उसकी सुरक्षा पर या उसकी संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न होता है, जब किसी देश की संप्रभुता पर, उसके लोकतंत्र पर या
उसकी सुरक्षा पर जब कोई खतरा आता है तब भारतीय संविधान में आपातकाल की या आपातकाल से बचने के लिए जो है ये अपनाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? यदि हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे तो जो राज्य की शक्तियां हैं, राज्य का जो शासन है, राज्य की जो शासन है वो राज्य की शक्तियां किसके अंडर में चली जाएंगी? केंद्र के अंडर में। यानी कि राज्य की शक्तियां सीधे केंद्र के अंडर में चली जाती हैं। ये एक अनूठी विशेषता है भारतीय संविधान की। बिना किसी संविधान संशोधन के जो राज्य की शक्तियां हैं वो केंद्र में चली जाती हैं जैसे ही आपातकाल लागू होता है। राज्य आपातकाल को हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। राज्य आपातकाल दरअसल दो आधारों पर लगाया जाता है। एक संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता, और एक होता है केंद्र के अनुदेशों का पालन न कर पाना, केंद्र के अनुदेशों का पालन न कर पाना, केंद्र के अनुदेशों का पालन न कर पाना। ये दो कारण हैं जिसके आधार पर ये सब लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के क्या आधार हैं? इसके 3 आधार हैं। कौन कौन से? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये हमने देखा भारतीय आपातकाल अपनाए जाने का कारण। एक बार फिर से देखें, भारतीय आपातकाल अपनाए जाने का एक प्रमुख कारण ये था कि यदि किसी समय भारत पर, भारत की संप्रभुता पर, भारत के लोकतंत्र, भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तो भारत में आपातकाल लगाया जाएगा। भारत में आपातकाल लगाया जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उस सब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसके साथ हम देखें और विशेषताएं क्या हैं। एक विशेषता यह है मौलिक अधिकारों का वर्णन। क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन। मौलिक अधिकारों का वर्णन जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दरअसल भारतीय मौलिक अधिकार किसे बोलते हैं? मौलिक अधिकार मतलब विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों, विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए मनमाने कानूनों के विरुद्ध व्यक्ति को क्या करते हैं? स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यदि विधायिका और कार्यपालिका कोई ऐसे कानून बनाती है जो विधिवत रूप से उचित नहीं है और उससे क्या होता है? नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन होता है, नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन होता है, तो संविधान जो है आर्टिकल 32 के माध्यम से कहता है कि वो नागरिक जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित कर सकता है। तो हमने देखा मौलिक अधिकार अपनाए गए हैं। मौलिक अधिकारों का एक मतलब ये है, मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है मौलिक अधिकार। इसके साथ ही साथ जो तानाशाही शासन होता है उसके खिलाफ हमें ये गारंटी प्रदान करते हैं, अपने अधिकारों के गारंटी प्रदान करते हैं। इन्हें मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में एक राजा हुआ करते थे, किंग जॉन। उस पर सामंतों ने दबाव डाला नागरिकों के अधिकारों के लिए और एक नागरिक अधिकारों से संबंधित लिखित प्रपत्र पेश करवाया, जैसे हम क्या बोलते थे? मैग्ना कार्टा। तो जो मैग्ना कार्टा था वो भी नागरिकों के अधिकारों से संबंधित था और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये भी किससे संबंधित हैं? नागरिकों के अधिकारों से संबंधित। इसलिए क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। तो हमने देखा मौलिक अधिकारों को अपनाया। इसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता है इसकी वो है लोक कल्याणकारी राज्य। इसका क्या मतलब है?
इसे हम बोल सकते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य जो है, डीपीएसपी, इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जैसे कि हम आर्टिकल 42 देखें, आर्टिकल 42 जो है, आर्टिकल 42 कहता है राज्य जो है महिलाओं की प्रसूति से संबंधित प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 44 जो है वो कहता है, आर्टिकल 44 वो कहता है कि राज्य जो है ऐसे नियम और कानून बनाएगा जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ बिना किसी भेदभाव के, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर विभेद किए बिना और क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। इसे हम शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं, समान नागरिक संहिता। क्या बोलते हैं, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, संहिता, संहिता। तो आर्टिकल 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल जैसे हम 48 देखें, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 में कहा गया है राज्य ऐसे कानून बनाएगा जिसके माध्यम से पशुवध को रोका जाए, पशुवध को रोका जाए। तो हमने देखा कि इसमें राज्य को कुछ मतलब कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसके माध्यम से कहा गया है कि राज्य ऐसी योजनाएं बनाएगा जिसके माध्यम से लोक कल्याण हो। क्या हो, लोक कल्याण। इसके बाद मौलिक कर्तव्य अपनाए गए। क्या अपनाए गए, मौलिक कर्तव्य। क्या अपनाए गए, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य दरअसल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अपनाए गए थे 1976 में, जिस टाइम आपातकाल चल रहा था। आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इनकी क्या विशेषता है, दरअसल जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो अपने अधिकारों के प्रयोग करते समय उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। उसके कुछ कर्तव्य हैं समाज के प्रति, किसके प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, देश के प्रति और देश के नागरिकों के प्रति, जिनका उसे निर्वहन करना चाहिए। और ये कर्तव्य किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 51 के कम है, आर्टिकल 51 के कम है। तो भारतीय संविधान की बहुत सारी अनूठी विशेषताएं हैं, बहुत सारी। आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो हमने देखा मौलिक कर्तव्य अपनाए गए। एक और विशेषता देखते हैं हम, वो है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का अपनाया जाना। क्या है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। यदि आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ने का अवसर मिल रहा है ना, तो इसे चूकिए मत। ऐसे अवसर बहुत कम लोगों को मिलते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो गांव में हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे। आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को चूकिए मत। जो आपको मिल रहा है फ्री में ओन स्टडी के माध्यम से, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके माध्यम के साथ ही साथ हम देख रहे थे एकल नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता क्या है। दरअसल एकल नागरिकता जो है, हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में केवल जो भी व्यक्ति है, केवल केंद्र का साथ, केवल केंद्र का या संघ का नागरिक होगा। क्या होगा, नागरिक होगा, न कि राज्य का। यहाँ पे राज्यों की नागरिकता नहीं है। क्या है, राज्यों की नागरिकता नहीं है। जैसे कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का क्या मतलब है, संघ की अलग से है और राज्यों की अलग से है, संघ की अलग से है और राज्यों की अलग से है। तो एकल नागरिकता भारतीय संविधान में अपनाई गई है और अमेरिकी संविधान में क्या अपनाई गई है, दोहरी नागरिकता। मतलब कि यदि यहाँ पे संघ कोई योजना बनाता है अपने नागरिकों के लिए,
संघ कोई योजना बनाता है अपने नागरिकों के लिए, तो एक राज्य का नागरिक होने के नाते भी और संघ का नागरिक होने के नाते भी, संघ का नागरिक होने के नाते भी उसे डबल फायदा मिलता है। यदि संघ और राज्य कोई योजनाएं बनाते हैं तो उसे राज्य का नागरिक होने के नाते भी और संघ का नागरिक होने के नाते दोहरे लाभ प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? दोहरे लाभ प्राप्त होते हैं। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और इंडिया में एकल नागरिकता। और एक यहाँ पे पॉइंट समझ